बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बनाई जाती है। आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए बनाए जाने वाली जो शेप होती है उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी शक्ल क्या होती है कि ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास क्लासेस या ग्रुप्स होते हैं और उसके साथ मेंशन किया होता है कि हर ग्रुप में क्लासेस की तादाद कितनी। अभी हम उसी डेटा को थोड़ा फर्दर आगे लेके चलेंगे। मैंने उसी डेटा को डिस्कस किया है इसमें भी। आपको याद होगा हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बनाई थी वो ये वाली थी। ये पहले दो कॉलम हमारे पास मौजूद थे। पहला कॉलम था क्लास लिमिट्स का और दूसरा कॉलम था फ्रीक्वेंसी का। और हमने चेक कर लिया था कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल उतना ही बन रहा है जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके साथ साथ मैंने ये भी जिक्र किया था कि ये जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं इसको हम इंक्लूसिव ग्रुपिंग कहते हैं या इंक्लूसिव स्टाइल कहते हैं। इंक्लूसिव इसलिए कह रहे हैं कि पहले ग्रुप की लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 9। तो जब हमने ये फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्लेस किए हैं तो हमने 0 को इसी ग्रुप में प्लेस करना है और 9 को भी इसी ग्रुप में प्लेस करना है। यानी अपर क्लास लिमिट भी इंक्लूडेड है, लोअर क्लास लिमिट भी इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको इंक्लूसिव स्टाइल कहते हैं। साथ मैंने ये जिक्र किया था कि इंक्लूसिव स्टाइल में पहला ग्रुप जहाँ ख़त्म होता है दूसरा उस पे नहीं शुरू होता, नेक्स्ट वैल्यू से शुरू होता है। जैसे आप देख रहे हैं पहला ग्रुप 9 पे ख़त्म हुआ तो दूसरा ग्रुप 9 पे नहीं शुरू हुआ बल्कि वो 10 पे शुरू हुआ। इसी तरह दूसरा ग्रुप 19 पे ख़त्म हुआ तो तीसरा 19 पे नहीं शुरू हुआ बल्कि किस पे शुरू हुआ है, 20 पे शुरू हुआ है। तो ये जो इन दो ग्रुप्स के अंदर गैप मौजूद है, ऐसी सूरत हाल में इसको हम इंक्लूसिव ग्रुपिंग कहते हैं। और अगर हम इस गैप को ख़त्म कर देते हैं तो वो लिमिट्स की बजाय फिर बाउंड्रीज बन जाती हैं। अब 9 और 10 में डिफरेंस है 1 यूनिट का। अगर हम इस डिफरेंस को ख़त्म कर दें, डिफरेंस को ख़त्म करने का मतलब है कि 9 वाले ग्रुप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और 10 वाले ग्रुप को थोड़ा पीछे हटा दें तो वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। उसको फिर हम क्लास बाउंड्री का नाम देते हैं। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक कैलकुलेटेड मेथड है। वो ये कि हम पहले ग्रुप की अपर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट से। ये चीज़ ज़हन में रहे कि ये डिस्टेंस सेम ही होता है। जैसे 9 और 10 में 1 का गैप है, इसी तरह 19 और 20 में भी 1 का गैप है, इसी तरह 29 और 30 में भी 1 का गैप है एंड सो ऑन। और लास्ट पे 59 और 60 में भी 1 का गैप है। तो हमने ये 1 का गैप ख़त्म करना है। तो ये 1 का गैप हमें मिला कैसे? हमने 10 में से 9 माइनस किया या कह दें 20 में से 19 माइनस किया तो हमें 1 का गैप मिला। हम उस 1 को दो ग्रुप्स में अकोमोडेट करना चाह रहे हैं तो हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, वो हो जाएगा 0.5। तो हमने क्या करना है, पहले ग्रुप को दोनों तरफ 0.5 बढ़ा देना है। यानी पहला ग्रुप जो शुरू हो रहा है 0 से, उसको 0 की बजाय इससे 0.5 पीछे से शुरू करना है और ये ख़त्म होता है तो 9 पे, तो इसको 9 की बजाय 0.5 आगे ले जाना है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं 0 में से हमने 0.5 माइनस करना है और 9 में हमने 0.5 ऐड करना है। तो जाहिर है जब हम 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 0.5 और जब हम 9 में 0.5 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस में 9.5।
तो ये जो 0 से 9 थी ये हमारे पास क्या थी, ये थी क्लास लिमिट्स, और हमारे पास -0.5 से 9.5 क्या बन गई हैं, ये बन गई हैं क्लास बाउंड्रीज। दूसरे ग्रुप पे आ जाएं। हमने 10 में से 0.5 माइनस करना है और 19 में 0.5 ऐड करना है। 10 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हम 9.5 पे आ जाएंगे, और 19 में 0.5 ऐड करके हम 19.5 पे आ जाएंगे। तो दूसरे ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज बन गई 9.5 से 19.5। सिमिलरली थर्ड ग्रुप पे आए जिसकी क्लास लिमिट्स थी 20 से 29। हमने 20 में से 0.5 माइनस किया तो पहुंच गया 19.5 पे। हमने 29 में 0.5 ऐड कर दिया तो हम पहुंच गए 29.5 पे। तो तीसरे ग्रुप की क्लास बाउंड्रीज हो गई हमारे पास 19.5 से 29.5 एंड सो ऑन। अगर हम लास्ट ग्रुप की इसी तरह से बात कर लें तो हमने 60 में से 0.5 माइनस किया तो वैल्यू मिल गई 59.5, और 69 में 0.5 प्लस किया तो वैल्यू मिल गई 69.5। यहाँ याद रखने की बात यह है कि सेम वैल्यू है जो हम लोअर क्लास लिमिट में से माइनस कर रहे हैं तो अपर क्लास लिमिट में वो ऐड कर रहे हैं। लॉजिक उसकी ये है कि हमने ग्रुप को बड़ा करना है। ये जो इन दो वैल्यूज के दरमियान गैप है 59 और 60 के दरमियान, इसको ख़त्म करना था तो ग्रुप का साइज हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको हम मोर प्रीसाइज लिमिट्स भी कह देते हैं। तो ये हमारे पास बन गई है जी क्लास बाउंड्रीज। मैं थोड़ा सा इसका रिव्यू दूं। जो क्लास लिमिट्स थी 0 से 9, उसकी क्लास बाउंड्रीज हो गई -0.5 से 9.5। बाज लोग इसको 0 ही रहने देते हैं, उसमें वो लॉजिक ये देते हैं कि डेटा में हमारे पास चूंकि नेगेटिव वैल्यूज है नहीं तो इसको 0 ही रहने दे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ग्रुप था हमारे पास 10 to 19, ये क्लास लिमिट्स थी, तो हमारे पास उसकी क्लास बाउंड्रीज बन गई 9.5 से 19.5 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर हम बात करना चाहें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक अरेंजमेंट थी जिसमें क्लासेस के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज मौजूद थी। तो ये एक ऐसी अरेंजमेंट होगी जिसमें हमारे पास क्लासेस के साथ साथ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मौजूद होंगी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी को हम कहते हैं मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये डेटा को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती है। मसलन अगर मैं पहले दो कॉलम को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट से पूछूं कि हमारे पास चले टोटल तादाद तो स्टूडेंट्स की है 50, तो बताइए कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9.5 या उससे ज़्यादा हैं। तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा, फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम 50 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बाकी होंगे। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर हम आंसर तक पहुँचेंगे। अगर हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हो तो वहाँ से हमें ये आंसर डायरेक्टली मिल जाते हैं। मैं आपसे अगर कहूँ कि हमारा जो पहला ग्रुप है उसकी अपर क्लास बाउंड्री है 9.5, तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे। इसी तरह दूसरा ग्रुप है हमारे पास, उसकी अपर क्लास बाउंड्री है 19.5। तीसरे ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री है 29.5 एंड सो ऑन। तो ये हमने क्या लिखी है, ये अपर क्लास बाउंड्रीज लिख दी हमने। तो मैं अगर आपसे कहूं कि हमारे पास 50 में से दो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो 9.5 या उससे कम है, या मार्क्स की शक्ल में मैं अगर बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि 50 स्टूडेंट्स में से हमारे पास दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 9.5 या उससे कम है। इसी तरह से मैं कहूंगा 50 में से 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19.5 या उससे कम है। ये 14 कैसे बने हैं?
दो लोग तो ये हैं जिनके मार्क्स 9.5 या उससे कम है, और ये 12 लोग हैं जिनके मार्क्स 9.5 से 19.5 की रेंज में हैं। तो ये दो लोग भी ऐसे हैं जो 19.5 से कम हैं, और ये 12 भी ऐसे हैं जो 19.5 से कम हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने 2 में 12 को ऐड किया है, तो ये वैल्यू हमें मिली है 14। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि 50 में से 14 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 19.5 से कम हैं। इसी तरह मैं कहूँ कितने ऐसे हैं जिनके मार्क्स 29.5 से कम हैं, तो उसमें ये 3 ग्रुप्स के बच्चे आ जाएंगे। या तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ये तीनों कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये है 2, 12 एंड 6। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये जो 14 हमने 2 का सम किया हुआ है उसमें हम 6 को ऐड कर दें। ये 14 कहाँ से आया था, ये पहले 2 ग्रुप्स के फ्रीक्वेंसीज का सम था, उसमें तीसरी के फ्रीक्वेंसी को हमने शामिल कर दिया, तो ये 14 प्लस 6 20 हुआ। तो 50 में से हम कहेंगे 20 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 29.5 या उससे कम है। इसी तरह हम कहेंगे 39.5 या उससे कम नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद, वो इस 20 में हम 10 ऐड कर देंगे, और 10 ये वाला है चौथे ग्रुप का, ये वैल्यू हमारे पास 30 आई। सो ऑन हम कहेंगे कि 49.5 या उससे कम नंबर हासिल करने वाले बच्चों की तादाद वो 42 होगी। ये 42 कैसे बनी, हमने 34 का सम किया हुआ था, उसमें 5 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दी, 12 थी, तो 30 प्लस 12 हमारे पास 42 हुआ। सिमिलरली 42 में हमने 7 ऐड कर दिया, तो ये 49 उन बच्चों की तादाद है जिनके मार्क्स 59.5 या उससे कम है। इसी तरह से इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 50 तादाद है बच्चों की जिनके मार्क्स 69.5 या उससे कम है। जाहिर है 69.5 सबसे बड़े ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री है, इससे ज़्यादा किसी बच्चे के नंबर नहीं हैं। तो जाहिर है जितना हमारे पास डेटा का साइज़ था, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ये एक किस्म का चेक भी है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लास्ट एंट्री जो आपके पास होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होती है। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसे हम समेशन एफ भी कह सकते हैं। तो समेशन एफ हमेशा बराबर होगा लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के। हम बात करेंगे जी मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे हमारे पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वो क्या डिस्क्राइब करती थी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से कम नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद कितनी है। बिल्कुल इसी तरह मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताएगी कि किसी पर्टिकुलर क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से ज़्यादा नंबर लेने वालों की तादाद कितनी है। जैसा कि इसके नाम के साथ मेंशन्ड है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमेशा मोर देन का जिक्र करेगी। मोर देन से मुराद है कि 0.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद। इसी तरह से 9.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद। उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि वहाँ हम बात कर रहे थे 9.5 या उससे कम नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद, जबकि यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं 0.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चों की तादाद। तो आप जानते हैं हमारे पास टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा में। अगर डेटा में हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनमें से 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो 0 से 9 की रेंज में हैं, तो उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमने बनाई है -0.5। तो इसका मतलब है सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो -0.5 से बड़ी हैं, क्योंकि हम ग्रुप को शुरू ही -0.5 से कर रहे हैं।
ये 50 वैल्यू हमारे पास कैसे बनी, ये हमने यहाँ से 50 एज इट इज़ उठा के यहाँ पे प्लेस किया है, या आप कह सकते हैं कि ये सारे ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज का सम है। तो ये 50 क्या शो करता है, 50 शो करता है कि क्लास में बच्चों की तादाद 50 है और उनमें से 50 ही ऐसे हैं जिनके मार्क्स -0.5 या उससे ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे 0.5 की बजाय 9.5 की, यानी हम जानना चाहें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 9.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो हम 50 में से ये 2 स्किप कर देंगे, पहले ग्रुप वाले 2, क्योंकि उनके मार्क्स 9.5 या उससे कम है। तो 50 में से हमने 2 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 48। अब हम जानना चाहेंगे तीसरे ग्रुप की, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है 19.5, कि 50 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो हम 48 में से ये 12 जो है वो माइनस कर देंगे। ये कितना आ गया जी 36। अब 36 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 19.5 या उससे ज़्यादा हैं। चौथे ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है हमारे पास 29.5। हमारा अगर क्वेश्चन हो कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 29.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो हम इस 36 में से ये 6 माइनस कर देंगे। ये तादाद हमारे पास 6 और 30 आ गई। नेक्स्ट ग्रुप की हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है 39.5। हमारा क्वेश्चन बनेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 या उससे ज़्यादा हैं, तो हमने ये जो वैल्यू ऊपर डिसाइड की थी 30, हम उसमें से ये 10 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्लास 20 बन जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 बन जाएगी। तो हम कहेंगे 50 में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 39.5 या उससे कम है, एंड सो ऑन। और लास्ट ग्रुप में हम जाके कहेंगे कि लास्ट ग्रुप है 59.5 से 69.5, उसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास बनी 59.5। तो हम कहेंगे कि हमारे पास 59.5 या उससे ज़्यादा नंबर लेने वालों बच्चों की तादाद कितनी है जी, वो सिर्फ एक बच्चा है। और ये कैसे है, हमने 8 में से 7 को माइनस कर दिया। आपको याद होगा उस ग्रुप में CF की लास्ट एंट्री 50 थी, तो इसमें CF की पहली एंट्री 50 है, और ये 50 कौन सा है, ये 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या समेशन F है। तो आपने याद रखना है कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे आखिरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होगी जो हमारे पास डेटा का साइज है, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले ग्रुप के सामने वो वैल्यू होगी जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये तो हो गई दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक को हमने नाम दिया लेस देन CF और दूसरी को हमने नाम दे दिया मोर देन CF। अब हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं, आप इसको प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये शो करती है कि 50 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहले ग्रुप में फॉल करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये बता रही है, यानी पहले दो कॉलम पे अगर हम फोकस करें तो इनको हम क्या कहेंगे, ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहले दो कॉलम ये क्या शो कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स की टोटल तादाद 50 है, जिनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से 9 की रेंज में है। तो अगर हम 50 की बजाय इसकी बात प्रोपोर्शन में करना चाहें तो हम कहेंगे 50 में से 2 ऐसे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 50 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। 2 कहाँ से आया, 2 इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है, और 50 जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं या समीशन F है या सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जिसे आप कह सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को
सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमें मिलती है हम उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरे ग्रुप में हम कहते हैं कि 12 वैल्यू फॉल करती हैं या 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से लेके 19 की रेंज में हैं, तो हम इस 12 को अगर टोटल पे यानी 50 पे डिवाइड कर दें तो ये इस ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। हमारे पास तीसरा ग्रुप है जिसमें हम कहते हैं कि इस ग्रुप की रेंज है 20 से 29 और 6 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में हैं, तो हम इस 6 को सम ऑफ एफ पे यानी 50 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप है 20 से 29 उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 6 डिवाइडेड बाई 50। इसी तरह हम तीसरे ग्रुप की बात करें जिसकी फ्रीक्वेंसी, चौथे ग्रुप की जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, तो इसके मीनिंग्स ये बनते हैं कि 50 में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 39 की रेंज में हैं, तो हम कह सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 50 इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ क्लास। पांचवें ग्रुप में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 12 है। कितने में से 12 है? 12 में से 50 में से, तो 12 को 50 पे डिवाइड कर दिया, तो 12 डिवाइडेड बाई 50 हमारे पास इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई एंड सो ऑन। तो अगर हम इन तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम कर लें तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम कर लें तो ये n के बराबर यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है और फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है? फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये 50 की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है जी कि इसके हिस्से में 1 वैल्यू आई, इसके हिस्से में 7, इसके हिस्से में 12 एंड सो ऑन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी करने की बजाय प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, तमाम पॉसिबल केसेस की प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। इस पे मज़ीद बात हम प्रोबेबिलिटी में जाके डिटेल से करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी प्रोबेबिलिटी ही का दूसरा नाम है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ का टोटल हमें मिला 50 डिवाइडेड बाई 50, तो 50 डिवाइडेड बाई 51 होता है। तो ये कॉलम हमें बता रहा है कि 1 किस अंदाज के साथ इन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो बता रहा है कि लास्ट ग्रुप के हिस्से में आया है 50 में से 1, सेकंड लास्ट के हिस्से में आया है 50 में से 7 एंड सो ऑन। इसको हम नाम दे रहे हैं जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा जी? ये हमेशा 1 के बराबर होगा। अच्छा, जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल हमारे पास 1 आया। बाज़ जगह पे हम चाहते हैं कि हमें आंसर जो है वो परसेंटेज में मिल जाए, तो परसेंटेज में आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपली हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम नाम देंगे परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है जी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास 2/50, 2/50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये हमें आंसर देगा 4। वैसे भी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अगर 50 में से पहले ग्रुप का शेयर 2 बनता है तो 100 में से 4 ही बनेगा। 12/50 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 आया। तो 50 में से दूसरे ग्रुप का शेयर अगर 12 था तो 100 में से वो डबल होकर 24 हो जाएगा। इसी तरह तीसरे ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 6/50, उसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 12 में कन्वर्ट हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है कि 12% ऑब्जर्वेशन इस ग्रुप में फॉल करती हैं। चौथे ग्रुप में हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 10/50, हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई 20। ये शो कर रही है कि 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेके 39 की रेंज में है। हमारे पास थर्ड लास्ट ग्रुप की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 12/50, हमने इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम 24 पे पहुंच गए। हमारे पास सेकंड लास्ट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7/50, परसेंटेज बनाने के लिए इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 14 आ गया।
और लास्ट ग्रुप जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट था, 1/50 उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 का डबल हो गई, ये वैल्यू 2 में कन्वर्ट हो गई। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन सब का सम 1 के बराबर था, बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में इन सब का सम 100 के बराबर हो जाएगा। अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि 100 में से 4 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 9 की रेंज में है। 24% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 29 की रेंज में हैं। 12% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 29 की रेंज में हैं। 20 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 39 की रेंज में हैं। 24% ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 49 की रेंज में हैं। 14 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से 59 की रेंज में हैं। और पूरी क्लास में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 60 से 69 की रेंज में हैं। इनका सम करेंगे हम तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।